कांग्रेस पर बमबारी के पीछे कौन? वानखेड़े स्टेडियम से मौसमी बारिश का सितम। कांग्रेस पे अय्याशी, फर्जी सर्वे, स्लीपर सेल जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और कौन लगा रहे हैं ये आरोप, किस लिए लगा रहे हैं ये आरोप, इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनाव के परिणाम तो हर चुनाव के बाद आते हैं और परिणाम अपेक्षा के विपरीत भी आते हैं। और आजकल परिणामों को शक शुबे की नजर से भी देखा जाता है और वो अकारण नहीं होता है, उसके कारण होते हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरह से चीजें दिख रही हैं, जिस तरह से मूल कारण से भटकाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, वो बहुत काबिले गौर है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। उस समय भी वोटों की रिगिंग का आरोप था, लेकिन तब इस तरीके से मीडिया ने और पूरे इकोसिस्टम ने उस चीज को पेश किया कि कमलनाथ के कारण ही कांग्रेस चुनाव हारी है और एक विलेन बना दिया गया। कमलनाथ एक विलेन बना दिया गया, भूपेश बघेल ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस हारी। और वो तमाम बातें जो आज हरियाणा चुनाव में उठ रही हैं, मतदान को लेकर, ईवीएम में चार्जिंग पोजीशनिंग को लेकर, 99% तक चार्जिंग को लेकर, और इस तरह के सवाल जो इलेक्शन रिगिंग से जुड़े हुए सवाल थे, उन सवालों को पर मिट्टी डाल दी गई थी। और एक बार फिर हरियाणा में जो कुछ हो रहा है चुनाव के बाद, उसके पीछे भी यही कोशिश दिख रही है। हमने एक अलग से कार्यक्रम में चर्चा की थी जिसमें अशोक वानखेड़े जी पर कुछ सवाल हमने रखे थे, पूरी इज्जत के साथ, पूरी प्रतिष्ठा के साथ। उसकी जरूरत के हिसाब से हम उस बात को याद करेंगे। लेकिन जो ताजा दो बयानों का जिक्र कर रहा हूं, जो बहुत तेजी से मीडिया में है, चर्चा में है, वो है मौसमी सिंह का बयान। मौसमी सिंह कांग्रेस बीट देखती हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकार हैं और अच्छी उनकी छवि है और खुलकर पूछती हैं, निडर होकर पूछती हैं। लेकिन आज जो सवाल निडर होकर के हरियाणा चुनाव के बाद पूछा जाना चाहिए, क्या वो सवाल पूछती हुई दिख रही हैं मौसमी सिंह? ये बड़ा सवाल है। मौसमी सिंह क्या पूछ रही हैं? पहले तो मैं उनकी छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा। महमूद प्राचा पर भी बात करनी है क्योंकि उन्होंने भी ईवीएम पर बहुत प्रतिष्ठा कमाई है, ईवीएम पर उनका संघर्ष भी है। लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या निकलेगा, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। मैं पहले मौसमी सिंह की बाइट को किसी चैनल से ने जो बोल रही है उसको मैं दिखाता हूँ। वे दिया गया जो हुड्डा कैंप के फेवर का था, जिसमें 72 सीटें हुड्डा कैंप को दे दी गई। वो रिग्ड सर्वे हुड्डा ने खुद बनवाया था। और सबसे बड़ी बात है, जो पोल पंडित, इंटरनल पोल पंडित है पार्टी के, सुनील कोनुगुलू, जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे उभरे थे, उनके ऊपर पूरा दारोमदार था। वही सर्वे राहुल गांधी के पास था, वही सर्वे सीईसी की बैठक में केसी वेणुगोपाल लेके बैठते थे और वही हुड्डा लेके बैठते थे। तो पूरे ये जो साइकिल है, इसमें एक ही दो नाम सामने आते थे जिसपे सहमति बनती थी, चाहे वो जमीन पर वो नाम नहीं आ रहा है या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स का डेटा कलेक्शन का इनके पास नहीं था। तो ये थी मौसमी सिंह कह रही, जो बातें इस बाइट में कह रही हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हुए उसमें सर्वे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के पास थे, उम्मीदवारों के सर्वे कराए गए थे और हुड्डा ने जो सर्वे कराए वो सर्वे प्रायोजित थे। और सोनू कानुगोलू जो बहुत कांग्रेस में लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं, उनके सर्वे पर सवाल उठा रही हैं मौसमी जी और ये कह रही हैं कि ये
जो सर्वे था, हुड्डा ने अपने तरीके से, मन मुताबिक तरीके से उससे नतीजे ले लिए, यानी ये सर्वे भी फर्जी थे और उस फर्जी सर्वे के आधार पर कांग्रेस नेताओं को टिकट दिए गए और राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंका गया। ये बात वो कह रही हैं। अब जरा सोचिए, मतलब ये इलेक्शन रिगिंग के अलावा ये एक नया है कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर भी रिगिंग चल रही थी, सर्वे रिगिंग। यानी इलेक्शन रिगिंग पे बात नहीं करनी है, बात करनी है कांग्रेस पार्टी के भीतर सर्वे रिगिंग पर। अब सोनू कानूगोलू जो हैं वो आज से तो सर्वे कर नहीं रहे हैं, और वो जो सर्वे देते हैं वो सर्वे की विश्वसनीयता क्या है ये कांग्रेस पार्टी उसको तय करेगी कि उसको माना जाए कि न माना जाए। सर्वे जो होता है वो ईमानदारी से होता है कि बेईमानी से होता है, सटीक होता है कि नहीं होता है, ये चुनाव परिणाम बताते हैं, उससे पहले कोई नहीं बताता है। जब एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, सारे तमाम सर्वे फेल हो रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर का सर्वे कौन सच्चा है कौन झूठा है ये बात कोई तीसरा आदमी तय नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को अपना सर्वेयर तय करने का अधिकार होता है। वो मुझे भी चुन सकता है, आपको भी चुन सकता है कि हमारा थोड़ा सर्वे कर दीजिए, आपका जो खर्चा लगेगा आप लीजिए। वैसे कोई बड़ी एजेंसी को भी चूज कर सकता है, छोटी एजेंसी को भी चूज कर सकता है। स्टेट लेवल पर भी सर्वे होता है, विधानसभा स्तर पर भी सर्वे होता है, और जातीय सर्वे भी होता है, पॉलिटिकल सर्वे भी होता है। हर तरह के सर्वे पॉलिटिकल पार्टीज करा रही हैं। प्रत्याशी अपने हिसाब से भी सर्वे कराते हैं। इसके अलावा पार्टी के भीतर विभिन्न खेमे होते हैं, वो अपने अपने सर्वे कराते हैं, और पार्टी भी सर्वे कराती है। ये सर्वे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये सर्वे डिफरेंट होना या फर्जी होना या रिगिंग होना, मैं ये समझ में बात नहीं आ रही है कि मौसमी सिंह जैसे पत्रकार को ये कैसे साबित कर रही हैं कि हुड्डा ने जो सर्वे कराया वो फर्जी था, और फर्जी सर्वे, वही सर्वे राहुल गांधी के पास है, वही दूसरे के पास है, तीसरे के पास है। ये तो होता ही है, कौन सी नई बात है। राजस्थान का चुनाव हो रहा था, हमें याद है कि हर मीटिंग में जब टिकट में बंटवारे की मीटिंग होती थी, राहुल गांधी के पास अपना सर्वे होता था। उस समय भी यही सोनू कानूनगोलू जो हैं वो सर्वे कर रहे थे। तो सर्वे होते हैं और इसी तरीके से होते हैं, लेकिन ये कह देना कि फर्जी सर्वे करा करके अपने लोगों को टिकट दिया गया, अपने लोगों को टिकट तो बिना सर्वे के भी हुड्डा दिलवा सकते थे, और दिलवाया है उन्होंने, अतीत में भी, इस बार भी। इसमें फर्जी सर्वे बोल करके जो ये डिफेम किया जा रहा है पूरी तरह से, और राहुल गांधी को जो लल्लू बताया जा रहा है कि उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे, वो तो देख के समझ भी नहीं पा रहे थे। गजब कर दिया आपने। राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। सारे झूठे सर्वे उनको परोस दिए गए, उनको समझ में आ गया। राहुल गांधी खुद भी सर्वे कराते हैं, तो उनका अपना सर्वे भी हुड्डा ने प्रभावित कर दिया क्या? ये सारी बातें क्यों हो रही है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा महसूस हो, ऐसा वातावरण बने कि कांग्रेस अपने कारणों से हारी है। और जैसा कि हमारे दर्शक फुकरा बॉय जी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी कब तक ईवीएम को बहाना बनाकर अपनी नाकामियों को छुपाती रहेगी। ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये पूरी आबो हवा कांग्रेस पार्टी की कमियों की बन गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों के कारण चुनाव हार गई, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। अगर चुनाव आंकड़ों का थोड़ा बहुत भी विश्लेषण कर सकते हैं तो जाकर के वेबसाइट्स में देखिए क्या आंकड़े हैं, कैसे झूठे आंकड़े रखे गए हैं। आज भी वो सारे आंकड़े हैं पोस्टल बैलेट वाले, जिसमें आज भी 74 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। देख लीजिए जाके चुनाव वेबसाइट में। उससे भी बड़ा कोई सर्वे होता है क्या? कोई सोनू कानूनगोल या कोई प्रशांत भूषण या कोई भी व्यक्ति सर्वे कर ले, लेकिन पोस्टल बैलेट से बड़ा सर्वे
कोई सर्वे नहीं हो सकता। वो एक्चुअल सर्वे है, उसमें कांग्रेस जीत रही है। हर बूथ, हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस आगे दिखती है। लेकिन हम तो बात करेंगे किसी और चीज पर। कांग्रेस हार गई है बोलेंगे। आप देखिए जाकर के सारे कंस्टिट्यूएंसी का टोटल ईवीएम का वोटिंग काउंट कीजिए। ईवीएम से कितने वोट गिने गए हैं काउंट करके लिख के रख लीजिए। मैं आपको सलाह देता हूं, आप मेहनत कर सकते हैं तो करिए। मैं आऊंगा आपको बताने के लिए, कई लोगों ने किया भी है कि उसके बाद टोटल जो वोट पड़े, चुनाव आयोग ने जो बताया कि कितने वोट पड़े, फाइनली जो बताया उसका आंकड़ा ले लीजिए। फाइनली कितने वोट पड़े चुनाव आयोग ने बताया। आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा कि चुनाव आयोग ने जितना बताया कि इतनी महिलाओं ने वोट किए, इतने पुरुष ने वोट किए, इतने ट्रांसजेंडर ने वोट किए और टोटल वोट इतने हैं, उससे कम वोट ईवीएम में पाए गए हैं। ईवीएम की काउंटिंग में उतने वोट आए ही नहीं हैं। कितने कम आए हैं? 2.25 लाख वोट। 2.25 लाख वोट कम है। ईवीएम में सारे वोट गिन लिए गए और 2.25 लाख वोट कम है। कैसे कम हो गए? जब चुनाव आयोग बता रहा है कि पूरा वोटिंग का आंकड़ा ये है, तो उससे कम वोट ईवीएम में आया कैसे? इस सवाल पर बोलना क्या ईवीएम पर रोना है? ईवीएम पर हम रो रहे हैं जब हम इस सवाल को कर रहे हैं। ईवीएम पर कांग्रेस रोए या कोई पार्टी रोए या कोई भी रोए, आपका दायित्व है कि चुनाव आयोग के इन सवालों को उठा के सवाल पूछे, हैशटैग चलाएं, ट्रेंड चलाएं, चुनाव आयोग के खिलाफ में मुहिम चलाएं, या खिलाफ में नहीं तो चुनाव आयोग की तारीफ में मुहिम चलाएं कि बताओ ये डिफरेंसेस क्यों हैं। इन सवाल, ये तो एक बात हुई और भी बात हम बोलते रहेंगे इस बात पर, लेकिन मुख्य विषय पर भी हम बने रहना चाहते हैं कि इन बातों से ध्यान हटाने के लिए मौसमी सिंह जैसे पत्रकार, चुनाव आयोग से सवाल करने का दम नहीं है, सत्ता से सवाल करने का दम नहीं है, वो अपोजिशन से सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन के सर्वे में रिगिंग है। अरे सर्वे कहीं रिगिंग होता है? सर्वे फेल होता है या पास होता है? सर्वे में फर्जीवाड़ा है। सर्वे एक ही आदमी करता है क्या? सर्वे बहुत सारे लोग करते हैं हर पार्टी में। सेंट्रल लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, प्रत्याशी अपना करता है, 3, 4, 5 तरह से सर्वे होते हैं। तो लेकिन एक हवा बना दी जा रही है कि हुड्डा ने गलत सर्वे देकर के राहुल गांधी को लल्लू बना दिया। तो राहुल गांधी को जो पप्पू वाली छवि बनी है, उस पप्पू वाली छवि को जिंदा करने की ये एक नए सिरे से कोशिश दिख रही है। अब इस बात पर आइए थोड़ी चर्चा महमूद प्राचा जी की कर लेते हैं। बहुत संघर्ष किया है महमूद प्राचा जी ने, ईवीएम के सवाल को उठाया है, बहुत निडर होकर के आवाज उठाई है। लेकिन महमूद प्राचा जी इन दिनों क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेक्निकल टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल जानकारी तो हम देंगे और दूसरे लोग 2-4 हैं वो लोग देंगे, कांग्रेस क्यों टेक्निकल टीम बनाएगी? ये टेक्निकल टीम बनाने की सलाह जो लोग उनको दे रहे हैं, नाम लेकर वो बोलते हैं जयराम रमेश जैसे लोग, वो स्लीपर सेल हैं। महमूद प्राचा जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता कौन स्लीपर सेल है, कौन क्या है। ये ईवीएम की लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी जो पंजीकृत है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो ईवीएम की लड़ाई चुनाव आयोग को नहीं मान करके करेगा। चुनाव आयोग को मान करके ही तो चुनाव आयोग के खिलाफ बोला जाएगा। जब आप मानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? और कहीं कोर्ट में भी जाने की लड़ाई, कोर्ट में आप जाइए मामला लेके, वो सबसे पहले पूछेगा आप चुनाव आयोग गए थे, शिकायत लेके गए थे कि चुनाव आयोग ने आपकी बात नहीं सुनी, अब सीधे हमारे पास दौड़े चले आए। तो वकील होकर के महमूद प्राचा को ये नहीं पता कि चुनाव आयोग के दरवाजे पर शिकायत लेकर गए बिना केस सुप्रीम कोर्ट में
आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि चुनाव आयोग में गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन महमूद प्राचा जी को देखिए, स्लीपर सेल खोज रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में जो लोग स्लीपर सेल खोज रहे हैं, कांग्रेस में जो लोग फर्जी सर्वे खोज रहे हैं, कांग्रेस को जो लोग बता रहे हैं कि हरियाणा अय्यासी का अड्डा बन गया कांग्रेस के नेताओं के लिए, ये सारे लोग कौन हैं? अपने आप से सवाल करें, आप कौन हैं? किसका भला कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप दिखते तो ऐसे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल गद्दी से उठा के फेंक देंगे। बोलते तो ऐसे हैं, लेकिन कर ऐसे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहे। सारे सवाल कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस चुनाव हारी है तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की इज्जत लूटी है, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस की पार्टी में मतभेद है, मतभेद हर पार्टी में रहे, हर समय में रहे, हमें आगे भी रहेंगे, तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। हारी क्यों कांग्रेस? तो क्योंकि पार्टी में गुटबाजी थी। हारी क्यों कांग्रेस? क्योंकि राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं था, स्थानीय लोग कुछ बता ही नहीं रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झूठा सर्वे दिखा रहे थे। अरे सब कुछ आप ही को पता है। ये कौन सा विश्लेषण है? ये कौन सा तरीका है? मूल बात जो सबकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, याद कीजिए ना, सुबह में कोई बीजेपी का नेता बैठा था टीवी चैनल पर, जब कांग्रेस को 74 सीटें आ रही थी, बीजेपी को 10 सीटें आ रही थी। कोई था? न्यूज चैनल का कोई संपादक बैठा था क्या? कोई नहीं बैठा था। लेकिन जैसे 9:45 बजे के बाद मैसेज आता है, सारे चैनल्स में मैसेज आता है संपादकों के पास, और संपादकों के मैसेज उस समय एंकरिंग कर रहे लोगों के पास आते हैं कि फॉलो करो, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को फॉलो करो। जो चैनल आप जानते हैं इतना बड़ा विंडो बनाता है, दर्जनों रिपोर्टर को दिखाता है, कहता है चप्पे चप्पे में हमारा रिपोर्टर तैनात है और हर बूथ से काउंटिंग की जानकारी दे रही है, हम अपने तय सबसे तेज जानकारी आपके पास ला रहे हैं। वो चैनल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को गणेश जी की मूर्ति समझ करके दिखाना शुरू कर देता है। उनके अपने सारे सोर्स खत्म हो गए और उनके सोर्सेस के मुताबिक तो कांग्रेस जीत रही थी। वो सारे सोर्सेस खत्म हो गए और इलेक्शन कमीशन की वो सुस्त चाल वाले परिणाम को वो दिखाना शुरू करते हैं, लंबे समय तक दिखाते हैं और जैसे चाहते हैं इलेक्शन का माहौल बनाते हैं। इसके पीछे क्या था, ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? इसको समझाने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस है? लेकिन ये चीजें हुई और लगातार हुई, और घटनाएं एक से नहीं, एक बात से नहीं कहा जा सकता है कि कोई घटना क्यों घटी और कैसे घटी। घटनाएं लगातार घटी हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान से बाहर चले गए, चुनाव मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को जीत की उम्मीद में बैठी थी और पछताना पड़ा था, उसी तरीके से हरियाणा में भी पछताना पड़ेगा। पूरा मध्य प्रदेश वाला पैटर्न रिपीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन कोई भी शिकायत सुन नहीं रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के समय उन सारे जो शिकायतें की गई थी ईवीएम को, उन सबको आनन फानन में सब ये भेज दिया गया, रद्द कर दिया गया, ये बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक बार फिर इस बार कांग्रेस ज्यादा मजबूती के साथ में प्रोटेस्ट दे रही है, लेकिन हरियाणा के प्रोटेस्ट में बंद करके कांग्रेस नहीं रह सकती। एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं रह सकती। उसको महाराष्ट्र का चुनाव भी देखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएम से नहीं होगा चुनाव तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यही चाहते हैं लोग। जो लोग तंत्र का दुश्मन बने बैठे हैं, जो तानाशाही चलाना चाहते हैं, उनकी मंशा ही यही है कि जिस किसी तरीके से हम इस चुनाव को से कांग्रेस को दूर कर दें। फिर कौन है हराने वाला?
अगर कांग्रेस सत्ता की लड़ाई छोड़ दे तो बीजेपी को कोई हराने वाला है इस देश में? अभी बीजेपी को कांग्रेस ही चुनौती दे रही है और नेता के तौर पर राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सबको खड़ा किया है, इकट्ठा किया है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे स्टालिन हो, सबको इकट्ठा करने का काम राहुल गांधी ने किया है। इसलिए वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी पर हमला करते हैं। जब केसी वेणुगोपाल पर जो आक्षेप लगाए हमारे आदरणीय पत्रकार अशोक वानखेड़े जी ने, तो वो कितने ओछे आरोप थे, कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा था कि हम सबूत देंगे एक एक बात का। लाया क्या कोई सबूत? बताया क्या आपको कि कहां पर केसी वेणुगोपाल क्या कर रहे थे और पूरे कांग्रेस पार्टी ने कैसे अय्यासी का अड्डा बना दिया था? ये बताया क्या आपने? सबूत दिया क्या? न दिया है, न दे सकते। इसीलिए हमने कहा था कि माफी मांगिए, मांगनी चाहिए माफी, बोलनी चाहिए कि मेरे मुंह से गलती हो गई, गलती से निकल गया, हम माफी मांगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस के भीतर किसी कुनबे से प्रभावित होकर के गुटिये संघर्ष का किसी हिस्सा बन के किसी नेता को बदनाम करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, चाहे आप बीजेपी के ने जो ये चुनाव जीता है, चुनाव आयोग ने से जो सवाल करना चाहिए, उन सवालों की जो तीव्र धार होती है, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए आप अनाप शनाप वातावरण बना रहे हैं। तो इस वातावरण को बनाने वाले लोग, मैं तो सीधे पूछता हूं, इन सबसे पूछता हूं, आप जो सबके सब पड़ गए हैं कांग्रेस पर कि हरियाणा में चुनाव हारी है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे कांग्रेस चुनाव हारी है क्या? हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीती है। कांग्रेस ने 39% वोट पाए हैं, 11% का जंप हुआ है। 11% बने आंधी तूफान सुनामी कहते हैं इसको, लेकिन फिर भी हराया गया है कांग्रेस को। सारे सिम्टम्स कांग्रेस के पक्ष में, चुनाव जीतने का माहौल है, 11% वोट की बढ़ोतरी है और उसके बाद पोस्टल बैलेट में लीड है और उसके बाद में हार जाती है कांग्रेस। और सवाल पूछने वाले ये पत्रकार, ये वकील जिनको कानून का ज्ञान है, ये कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हैं। वकील महमूद प्राचा कांग्रेस को स्लीपर सेल बता रहे हैं, कांग्रेस में स्लीपर सेल है। आप क्या, आपके पास कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल है? आपको पता है? एक कहता है अय्याशी का अड्डा बन गया है, एक कह रही है कि कांग्रेस जो है फर्जी सर्वे करवा करके नेता एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे थे। कहां साबित कर पाएंगे क्या आपकी फर्जी सर्वे था? जो जिस सर्वेयर के बारे में बता रहे हैं उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, पूरे देश में उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे, हालांकि मैं सर्वेयर्स को सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूं, मैं किसी की बात नहीं समझता, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनका एक काम है, उस काम को आप रिकॉग्नाइज करने के बजाय आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे को झूठा बताया। आपकी पत्रकारिता को कहा जाए इसी तरीके से कि पत्रकारिता के दौरान आपने कुछ झूठी बातें कही, फैलाई, तब क्या लगेगा? तब तो लगेगा कि मैं पत्रकार हूं, मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और सर्वेयर की कोई इज्जत नहीं है। सर्वेयर क्या अपनी ही पार्टी में एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता को गलत आंकड़े दे रहा है? और ये बात साबित कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन बोल रहे हैं, बोल करके कर क्या रहे हैं? ओवरऑल ये जो हो रहा है, ये जो बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़ों में, ये कर क्या रहे हैं? ये वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। एक जो रिगिंग हुई है इलेक्शन की, उस रिगिंग की पर्देदारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की जीत को स्वाभाविक बता रहे हैं, कांग्रेस की गलती से हारी बीजेपी ऐसा बता रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं को बहुत धुरंधर बता रहे हैं कि वो हारती हुई बाजी भी जीत ले जाती है। ये सब कांग्रेस बीजेपी की खूबियां और कांग्रेस की खामियां बता रहे हैं। और सच्चाई क्या है?
अगर ऐसा होता, हम पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस तो कांग्रेस ने हारे ही, लेकिन हर हार में क्या हम लोग इस तरीके से बात किया करते थे जिस तरीके से आज कर रहे हैं? 2019 के बाद से कोई चुनाव सही नहीं हुआ है, हर चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आवाज नहीं उठी, क्योंकि हारने के बाद बोलने पर ऐसे ही लोग बोलते हैं कि देखो हार गई है कांग्रेस, इसलिए ईवीएम की बात हो रही है। कांग्रेस जीती भी तो है, तो अब कहते हैं देखो जीत गया तो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार ये रिगिंग सफल हुई, कई बार ये रिगिंग सफल नहीं हुई। कई बार जिस अनुमान से रिगिंग की गई, हर सीट पर नहीं की जाती है रिगिंग। इस बार भी 2.25 लाख का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, और 22-23 हजार से तो 9-10 सीटों पर डिक्लेयर ये हो गया, 9-10 सीटों पर बीजेपी जीत गई 22-23 हजार के अंतर से। यहां 2.25 लाख वोट कहां चला गया पता ही नहीं है। जमीन खा गई कि आसमान खा गया, ईवीएम खा गई, पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है इतना वोटिंग हुआ, और 2.25 लाख वोट उससे कम है गिनती में। तो इन बातों पर पर्देदारी की जा रही है, और जिस तरीके से जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कमियों को दबाया नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे लोग हम पर भी उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि एक बात साफ है कि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं, एक उंगली हम उनकी तरफ उठाते हैं तो 3-4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। हम जब ऐसा कहते हैं तो ये बात उठती है कि आप कांग्रेस की कमियों पर पर्देदारी करके कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे, कांग्रेस का बंटाढार कर रहे हैं। हम होते कौन है कांग्रेस की मदद करने वाले? क्या हम होते कौन है कांग्रेस का बंटाढार करने वाले? कांग्रेस क्या हमारी सलाह पर चलती है? कांग्रेस क्या मेरे कहने पर कोई बात पर अमल करती है? हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलती कांग्रेस देखेगी, लेकिन चुनाव में जो हार हुई है कांग्रेस की, वो उन गलतियों के कारण नहीं हुई है। उन गलतियों के बावजूद पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 74 सीटों पर आगे थी। उन गलतियों के बावजूद ये चुनाव कांग्रेस जीत रही थी, और उसके सबूत हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो 68-69% कर दिया चुनाव आयोग ने, और उस वोटिंग परसेंटेज को जस्टिफाई नहीं कर पाया चुनाव आयोग, क्योंकि उतने वोट ईवीएम से निकले ही नहीं, गिनती ही नहीं हुई। तो फिर गए कहां वोट? इसका मतलब है कि वोटिंग परसेंटेज जरूरत से ज्यादा उत्साह में दिखाया गया, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा सीटों को इधर उधर हारने हराने में लगाया गया। इन बातों पर चर्चा करने के बजाय हम बात पर चर्चा कर रहे हैं उन चीजों पर जिस पर एक तरह से हमारे यहाँ ये है, परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। अगर किसी बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती हैं, तो आमतौर पर आप सुनते हैं लड़की को क्या जरूरत थी रात में निकलने की, लड़की को क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनने की, लड़की को जरूर किसी पुरुष घर के पुरुष सदस्य को साथ लेकर चलना चाहिए था। सारे सवाल हम लड़की से पूछते हैं। जिसने बलात्कार किया, जिसने छेड़खानी की, उनसे कोई सवाल हमारा नहीं होता है। वो तो ऐसे हैं ही, हमें ही संभल कर चलना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आज ये मान लिया गया बीजेपी तो रिगिंग करेगी ही, चुनाव आयोग तो उससे मिला हुआ है ही। कांग्रेस को ही देखना होगा कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो कोई पार्टी आज तक गुटबाजी रहित या फिर स्वार्थ रहित या फिर 100% आदर्शों के साथ रही है क्या? दुनिया में कोई पार्टी है क्या कि कांग्रेस पार्टी हो जाएगी? एक हमेशा आइडियलिज्म की ओर चला जाता है। आइडियलिज्म नहीं है इसलिए पार्टी बर्बाद है बोल करके मूल जो ब्लंडर हो रहा है लोकतंत्र के साथ, तानाशाही जो पनप रही है देश में, उसको आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता है।
ये बात साफ साफ है। मैं अब कुछ सवाल भी लेना चाहता हूं, क्योंकि सवाल से मेरा भी मार्गदर्शन होता है और बहुत सारी बातें भी आती हैं। उम्मीद है कि देखिए, सुभाष बिश्नोई जी लिख रहे हैं कि भाई साहब, अगर कांग्रेस को हराया है तो वे हुड्डा बाप बेटे और उदय बहान ने हराया है। ये सोच हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार, एक जिम्मेदार जो सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं, वो इस तरह का वन लाइनर नहीं खींच सकते। मैं नहीं बोल सकता कि कांग्रेस को हराया है तो हुड्डा बाप बेटे और उदय भान ने हराया है, क्योंकि मैं और बहुत सारी परिस्थितियां देख रहा हूं। ये बहुत सपाट कमेंट है। दीदी जी कह रहे हैं, आई एम ग्लैड दैट चारों स्टेट में एक साथ इलेक्शन नहीं हुए तो यहां बड़ा गेम कर देते ईवीएम के जरिए महाराष्ट्र को अपने फेवर में। देखिए, महाराष्ट्र होना बाकी है, लड़ाई अभी लड़नी है। एक नाथराम मलिक जी लिख रहे हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। वो आगे लिख रहे हैं, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। और वो आगे लिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये सारी बातें लिख रहे हैं। और संध्या रावत लिख रहे हैं, आप क्यों कांग्रेस की गलतियों को डिफेंड कर रहे हो? कांग्रेस इज फुल ऑफ स्लीपर सेल्स। मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया है कि मैं कोई नहीं होता हूं कांग्रेस की गलतियों को डिफेंड करने वाला। कांग्रेस मेरी कोई सलाह पर चलने वाली पार्टी नहीं है कि मैं डिफेंड कर दूंगा तो वो डिफेंड हो जाएगी। और मैं जो देख रहा हूं वो बताना चाह रहा हूं कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो सार्वजनिक काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस पर निराधार उंगलियां ना उठाएं, क्योंकि वैसी बातों से उठाएं, उनका हक है, लेकिन सबूत के साथ उठाएं। अगर बिना सबूत के साथ निराधार बातें होंगी तो मूल घटना जो घटी है, लोकतंत्र में चुनाव को रिगिंग करने की घटना जो घटी है, जिसका जवाब नहीं दे पा रहा है चुनाव आयोग, उस घटना की पर्देदारी करने के का माहौल बनता है और इससे लोकतंत्र के लिए लड़ाई कमजोर होती है। बस यही कहने का मेरा प्रयास है। आगे आनंद बिमली जी लिख रहे हैं कि 2024 में बीजेपी को 400 पार का एग्जिट पोल था, फिर 240 आई, तेरे को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो 400 पार जो नारा दिया गया था, किसने दिया था? 400 पार सीट आ रही थी क्या कि नहीं आई? 400 पार का भी तिलिस्म खड़ा किया गया था, झूठ को आपके दिमाग में बैठाया गया था और आपने मान लिया था कि 400 पार सीटें आ रही हैं। और एग्जिट पोल्स ने उस 400 उधर नारा दिया, ये लोग 425 और 450 पहुंचाने लगे थे। तो ये सारा जो पूरा सिस्टम है उस 400 पार को पहुंचाने में लग गया था। ये भी लोकतंत्र पर हमला था, भारी हमला था। और 240 आ गई। उस समय 240 का 140 का फिगर पर कांग्रेस खड़ी, बीजेपी खड़ी थी, 140 के फिगर पर खड़ी थी। 70-80 79 सीट्स पर बेईमानी की गई है, सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास में लोग अपील कर रहे हैं, उसकी सारे आंकड़े हैं। लेकिन 400 पार नहीं हुआ। एग्जिट पोल बोला, एग्जिट पोल 400 पार करने वाला कौन होता है? लेकिन एग्जिट पोल सत्ताधारी नहीं, अगर विपक्ष को बोल रहा है तो बात अलग हो जाती है। एग्जिट पोल इस बार सत्ता को नहीं बोल रहा था, विपक्ष को बोल रहा था। अब बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट से उसकी पुष्टि हुई। क्या बीजेपी के जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, किसी बैलेट, पोस्टल बैलेट में पुष्टि हुई थी क्या? कोई संकेत मिले थे क्या कि 400 पार हो रहा है? अयोध्या हार गए, पूरा यूपी हार गया। इनको तो कह रहे थे कि राम मंदिर के कारण हम पूरा 80 में 80 सीट जीत लेंगे। तो झूठ के कोई पांव नहीं होते, पूरे देश में फैला दिए गए झूठ। और हम उस घटना की तुलना इस घटना से करेंगे? आप हमें सीख दे रहे हैं। आप खुद को समझाइए कि आप कह क्या रहे हैं। नजीर मलिक कह रहे हैं, प्रेम जी आपकी बात सुनकर मन भारी हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भयभीत भी हूं। अशोक वानखेड़े भाई ने भी तोड़ रखा है। देखिए नजीर जी, मन भारी करने से
कुछ होता नहीं है। और महाराष्ट्र, हो सकता है महाराष्ट्र भी हार जाए, अपोजिशन महाराष्ट्र भी हार जाए, हो सकता है, लेकिन क्यों हारा ये तो समझना पड़ेगा। अगर रिगिंग से किसी की हार होती है तो उसको हार कहेंगे क्या? चुनाव एक के बाद एक होंगे, लेकिन चुनाव में लोकतंत्र पर तानाशाही हावी ना हो, इसके लिए क्या करना है ये चिंता का विषय है। कोई पार्टी जीत जाए या कोई पार्टी हार जाए, इसके लिए हम इमोशनल होने को नहीं बैठे। हम सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि कैसे ये मजबूत रहेगा। हम फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम अपने देश की स्वतंत्र एजेंसियों से स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, निर्भीक रूप से काम करने की अपेक्षा रख रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोकतांत्रिक उम्मीद रख रहे हैं। इसके आगे संध्या रावत लिख रहे हैं, कानून गोलू दीपेंद्र हुड्डा के क्लोज हैं। तो क्या दिक्कत है? कानून गोलू तो इतने साल से काम कर रहे हैं, वो बहुत नेताओं के करीब हैं। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं आप? जानते हैं कि वो कितने लोगों के करीब हैं? करीब होने से क्या होता है? क्या प्रशांत किशोर पर सब भरोसा कर लेते हैं? लेकिन काम प्रोफेशनली देना होता है तो देते हैं। राहुल जी लिख रहे हैं, विधि when it is said that post-ball ballot shows the pattern and mood of the elections, here majority of the postal ballots were voting for Congress. Now remember who votes in the postal ballot. यही सवाल मैं भी उठा रहा हूं। विधि जी लिख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद 31 लाख करोड़ के घोटाले पर राहुल के पीसी करने पर भी मौसमी सिंह को राहुल ने झाड़ा था। किसी प्रश्न पर कहा था यह तो बीजेपी की लाइन है। बिल्कुल कहा था, और उस पर बुरा तो मुझे भी लगा था कि पत्रकार से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। सवाल ही तो पूछा जाता है, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना, आपके पास में हुनर होना चाहिए कि आप जवाब दीजिए। आप डांट नहीं सकते सवाल पूछने वाले को। बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, सवाल किसका है? सवाल का जवाब दीजिए। इसलिए मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं मौसमी सिंह को पूरा हक है सवाल पूछने का। लेकिन मौसमी सिंह आज जो कह रही हैं कि सर्वे हुड्डा ने कराया और फर्जी कराया और राहुल गांधी को समझाया, ये निराधार कह रही है, बिल्कुल निराधार कह रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका सबूत देना चाहिए, वरना सर्वे कौन फर्जी है और कौन असली है कोई तय नहीं कर सकता। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं, इफ कांग्रेस बाइकॉट एन इलेक्शन साइटिंग ईवीएम देन द नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, एंड इफ रूपी फॉल फर्दर मोर देन द नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स श्रीलंका। आप सही कह रहे हैं, देश को अराजकता की ओर ले जाने की कोशिश तो नहीं दिखानी चाहिए। यथासंभव पहले सारे प्रयास करने चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके में कोई रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकलेगा तो पार्टी इनिशिएट नहीं करती है, जनता इनिशिएट करती है। बांग्लादेश में कोई पार्टी नहीं गई थी सत्ता को बदलने के लिए, पार्टी तो कुछ समर्थकों की होती है। जनता जब उतर जाती है तो वो पार्टी फिर बड़ी लगने लगती है। विधि जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग राहुल जी, गुड गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड 80+ एज वोटर्स। Sir, not only these peoples, when big and senior journalists is now quoting CSDS post-poll survey and giving free का ज्ञान तो Congress, I agree and believe Congress still have many aspects to improve. हाँ बिल्कुल सही बात। ये CSDS सर्वे दे रहा है, इनको सब बात पता चल गई कि कौन जाति ने किसको ज्यादा सर्वे दिया। यही CSDS हिम्मत नहीं हुई थी, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा थी, और इस बात को उन्होंने लोकसभा इलेक्शन बीत जाने के बाद बताया। हिम्मत नहीं थी चुनाव से पहले बताने की। इस सर्वे का क्या करें हम? इस सर्वे का जनता क्या करे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, हरियाणा इलेक्शन एक्सपोज्ड, ऑल यूट्यूबर्स आर एक्सपोज्ड, ये लिख रहे हैं। ये लड़ाई जो है छोटी नहीं है। यूट्यूबर्स क्या है? यूट्यूबर्स कोई समुदाय है थोड़े नहीं। यूट्यूबर्स इंडिविजुअल या किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अपनी साथ चलाते हैं और दर्शकों के साथ चलाते हैं। लेकिन देश में जो राजनीतिक चीजें हो रही हैं, जिस तरह से राजनीति में खरीद फरोख्त हो रही है, जिस तरह से राजनीति में अमीर गरीब चल रहा है,
करप्शन चल रहा है, डराया धमकाने का सिलसिला चल रहा है, वो सारी चीजें यूट्यूबर्स पर भी होंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होंगी, इससे बच नहीं सकते। यूट्यूबर्स भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि जब यूट्यूबर्स इस्तेमाल होंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो मुख्य धारा की मीडिया का हुआ है। अभी लोग विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि सही बात बताई जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है। बहुत बकवास कर रहा है नरेंद्र गुप्ता जी को, हमारी बातें बकवास लग रही हैं। शंकर दत्त जी लिख रहे हैं, कांग्रेस हैज वेल परफॉर्म्ड इन हरियाणा इलेक्शंस, एवरीबॉडी इज स्टन्ड ऑफ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, इट इज अनबिलीवेबल। रामा जी लिख रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हरियाणा चुनाव तक कांग्रेस को नहीं ईवीएम के मुद्दा उठाई। ईवीएम का मुद्दा क्या है, सो तो अपने आप से पूछिए। ईवीएम में कोई खराबी है क्या? ईवीएम वहां जाकर के वोट पंजा को डालिए और वोट कमल को जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? ईवीएम में वीवीपैट का सवाल उठा था, वो मुद्दा है क्या? इस बार मुद्दा है कि ईवीएम रिचार्ज कैसे है। 99% ईवीएम बदले गए हैं, वोटों की चोरी हुई है। ईवीएम अपने आप में मशीन बेईमान नहीं है। मशीन का इस्तेमाल करने वाले लोग शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। तंत्र ने इस लोकतंत्र को गड्ढे में डाला है। ईवीएम अपने आप में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, मशीन। इसलिए ईवीएम बोलने से पहले समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। राहुल जी लिखे, विधि देन व्हाई वुड द स्टेट मशीनरी वोट अगेंस्ट द पॉपुलर मैंडेट? इट इज बीन seen say many times that they are know the wind and vote accordingly। देखिए, हवा, सुनामी, तूफान सब झलका है हरियाणा के लोकसभा चुनाव में। बस कुछ वोटों को मैनेज करके चुनाव को पलटा गया है, वरना 11% जो वोट कांग्रेस को बढ़ा है, ये बताता है कि सुनामी चल रही थी। देखिए, आप लोग अगर अच्छी भाषा में प्रतिक्रिया देंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए ये कैसी भाषा लिख रहे हैं। अबे चुप रह, औकात नहीं पप्पू का, 20 साल से राजनीति में है, अभी तक हिंदी बोलना नहीं आता। इस तरह की अगर भाषा आप लिखेंगे तो हम आपको कतई नहीं दिखाएंगे और इस पर बात भी नहीं करेंगे। आगे, धांधली तो 100% हुआ है, राहुल जी लिख रहे हैं। आगे लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, कांग्रेस नेवर लॉस्ट हरियाणा इलेक्शन बट वाज sabotaged by ruling party with the support of PC and state machinery। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। विधि लिख रहे हैं, हाउ कैन दिस पॉसिबल कि जो सरकार तीसरी बार रिपीट हुई उसके 9 मंत्री इलेक्शन हार गए। किसी लोकप्रिय सरकार के मंत्री जनता में कम काम करते हैं, वह इलेक्शन कैसे हार सकते हैं? विधि जी बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जिस सरकार के 9 मंत्री हार गए, बहुत सारे मंत्री को तो टिकट नहीं दिया गया, जिनको टिकट दिया गया वो हार गए। और आप ये समझिए, एक और बात जोड़ दूं विधि जी की बात में, कि जब नरेंद्र मोदी हुआ करता था, तब 2014 में बीजेपी तब भी 48 सीट लेकर नहीं आई थी। उसके बाद उसकी सीटें घटी, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी, उसके बाद तीसरी बार ये चुनाव हो रहा था। सब कह रहे थे कि दो बार के बाद तीसरी बार आना आसान नहीं होता है। बीजेपी के नेता लोग कह रहे थे कि इसलिए तीसरी बार बीजेपी अपनी वोट बचा ले, ये बड़ी बात होगी। जीतना तो हम लोग जान रहे थे कि वो नहीं जीतेगी। ये सारी प्रतिक्रियाएं सुबह में थी टेलीविजन चैनल पर, जब उनको 10 सीटें दिख रही थी और कांग्रेस को 74। लेकिन ये कैसे संभव है कि तीसरी बार इतना एंटी इनकम्बेंसी रहते हुए पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दें? कोई आम आदमी पार्टी की तरह, जैसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आ गई थी तो लोगों ने उसका विश्लेषण कर डाला कि आम आदमी पार्टी की वजह से वोट बट गया और कांग्रेस जबरदस्त हार गई और बीजेपी जीत गई। वहां भी वोटों की रिगिंग पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन हरियाणा में तो वो फैक्टर भी नहीं था, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, तीसरा तो कहीं खड़ा ही नहीं दिखा। तो यहाँ बीजेपी के वोट बढ़ कैसे जा सकते हैं, सीटें बढ़ कैसे जा सकती हैं, ये
बहुत परम आश्चर्य का विषय है। और ये सिर्फ विश्लेषण के आधार पर नहीं, आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं कि वोटों की रिगिंग हुई है। ईवीएम में 99% रिचार्ज अवस्था में वो पाए गए हैं, और जिन जिन ईवीएम में ऐसा हुआ है वहां बीजेपी को ज्यादा उसमें वोट मिले, जिसमें ईवीएम नॉर्मल रहा वहां बीजेपी को कम वोट मिले। आप चले जाइए आंकड़ा डाटा देखने के लिए, चुनाव आयोग के इसमें पोस्टल बैलेट का फिगर तो आप भी देख सकते हैं कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस पोस्टल बैलेट में बम्पर वोटों के साथ आगे दिखती है। कोई मामूली फर्क भी नहीं दिखता, बड़े आंकड़ों से फर्क दिखता है। वो सुनामी का प्रतीक है, लेकिन वो सारी चीजें हम माने नहीं और कहें कि कांग्रेस इसके कारण हार गई, कांग्रेस उसके कारण हार गई। रुद्रा जी लिख रहे हैं, प्रेम सर, गोदी मीडिया ने खूब प्रचार किया था कांग्रेस का। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर हम अपने विषय पर लौटना चाहते, लेकिन थोड़ा सा फास्ट होकर के हम प्रतिक्रिया भी पढ़ ले। रविंद्र विश्वकर्मा लिख रहे हैं, जो कांग्रेस को दोष दे रहे हैं ऐसे लोग बताएं हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी या जनता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो नेता कौन है ये फर्क नहीं रह जाता। पहले भी नरेंद्र मोदी कहा करते थे ना, मोदी को वोट दो। जहां पर नेता बहुत लड़ रहे होते थे, कहते नेताओं को वोट मत दो, स्टेट लीडरशिप को मत दो, मोदी को वोट दो। उस समय वो उनका चरम था। और आज जब मोदी को वोट मत दो ये नारा सबके जुबान पर था कि बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, ये हरियाणा में एक माहौल था, तो कोई नेता किसी को चुनाव हरा सकता है, ये बात मानने वाली नहीं है भाई। जब आप मानते हैं कि इन नेताओं का, कुमारी शैलजा का कोई प्रभाव ही नहीं है, आप मानते हैं कि हुड्डा सारी जगह प्रभाव ही नहीं रखते, तो फिर ये लोग पूरे प्रदेश में हरा कैसे देंगे। आप मानते हैं कि रणदीप सुरजेवाला तो बड़ी मुश्किल से अपने बेटा को जिता लिया, वो अपना भी चुनाव नहीं जीत पाते, तो फिर वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस को कैसे हरा दे सकते हैं। ये बात समझ से परे है, इसको समझना पड़ेगा। और नीलू व्यास का था पब्लिक इंडिया वीडियो देखो, ये लिख रहे हैं, राहुल जी 35 वर्सेस 1 तो कांग्रेस ने खुद की है, तू जिम्मेदार कब से हो गया बे। देखिए कैसी भाषा लिख रहे हैं। ये इस तरह की भाषा आपको लिखना है, जाइए अपने साथियों के बीच बैठिए, यहां क्यों आते हैं, समय क्यों बर्बाद करते हैं आप। विधि जी लिख रहे हैं, सर 6.7% वोट बढ़ा दिया गया। और सुनील दास लिखते हैं, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 74, बीजेपी 12, ईवीएम खुलते ही कांग्रेस कैसे पिछड़ी, एक सीजी में भी। मैंने 10 भी देखा था, 74 और 10 का फिगर भी देखा था सुनीता दास जी। और विधि जी लिख रहे हैं, राघव यू शुड माइंड योर लैंग्वेज एंड वर्ड्स यू आर राइटिंग अबाउट प्रेम सर। रहने दीजिए, मैं ब्लॉक नहीं करता हूं, ये मेरी कमी है। लेकिन आपस में बात नहीं करें, क्योंकि जो गलत बोलते हैं वो किसी को भी गलत बोल सकते हैं, हो सकता है आपको भी बोल दें, इसलिए आप प्लीज ना बोले। 79 सीट इन लोकसभा एंड 2025 इन हरियाणा, डेमोक्रेसी इन वेंटिलेटर। ये सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे इलेक्शन रिगिंग हुआ है। सर जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी यह सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी, सुधरने वाली नहीं है। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी किसी भी बड़े बदलाव के लिए जनता को ही सड़क पर आना पड़ता है। अब देखिए, इतना आंदोलन करने के बाद किसान आंदोलन करने वालों को चिढ़ाया जा रहा है कि ये किसान आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं है, ये बताया जा रहा है। अब किसान आंदोलन क्या जनता का समर्थन अभी साबित रहना बाकी है क्या? जनता किसान आंदोलन के साथ थे, ये बात समझाना बाकी है क्या? लेकिन इस रिगिंग का यही महत्व है। इस रिगिंग ने हमारे मॉरल्स को तोड़ा है, नैतिकता को तोड़ा है, संघर्ष करने की क्षमता को झकझोरा है, आंदोलनों को अपमानित किया है, सत्ता के विरोध में बोलने वालों को हतोत्साहित किया है, और राजनीतिक आंदोलन जो कर रहे हैं, करने वाले थे, उनको भी हतोत्साहित किया है। इसीलिए उनको ये जीत जरूरी थी और उन्होंने
बाय हुक्स एंड क्रूक्स ये जीत अपने पाले में की है। आगे देखें सर, अगर किसी भी तरह से का ईवीएम में वोट में अंतर पाया जाता है तो हरियाणा में क्या होगा? अभिनव प्रिंस जी, पाया जाता है क्या? आप खुद जाकर के गिन लीजिए ना, टाइम लगेगा 3-4 घंटा, काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि अंतर है। जितना वोट पड़ा बताया गया उतना वोट ईवीएम में दिखाई नहीं। कहां गया वोट? जमीन खा गया, आसमान खा गया, ईवीएम खा गया, यही तो सवाल है। सुनीता दास जी लिखे, मेरा एक ही प्रश्न, बैलेट पेपर में 74 कांग्रेस बीजेपी 10 कांग्रेस को कोसने वाले तो चुप ही रहे। राहुल लिख रहे, सर यू आर ए ब्रेव एंड अनबायस्ड जर्नलिस्ट, आई रेस्पेक्ट यू फॉर दैट, इट टेक करेज टू पॉइंट आउट योर जर्नलिस्ट फ्रेंड्स व्हेन दे आर रॉन्ग, प्लीज स्टे ऑन दिस पाथ, वी विल सपोर्ट यू इन दिस। राहुल जी, बिल्कुल इसी भावना के साथ मैं बैठता हूं कि पत्रकार अगर गलत करे तो कौन बोलेगा। राजनीतिक दल जब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अभी भी कहा कि राहुल गांधी जब मौसमी को बीजेपी का वाला बोल रहे थे तब मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि सवाल किसी कोई भी हो वो बीजेपी वाला और कांग्रेस वाला नहीं होता है। सवाल सवाल होता है, जवाब देने वाले पर निर्भर करता है कि उस सवाल को कैसे जवाब दिया जाए। तो जवाब देना जरूरी होता है, सवाल को टाल। सवाल पूछने वाले हो सकता है उनके कुछ इरादे हो, ये वो उनका स्वभाव, लेकिन जवाब देने वाले का अपना स्वभाव होना चाहिए। हम पत्रकार की गलतियों पर पत्रकार ही सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। प्रश्न जी लिख रहे हैं, सबको समझना पड़ेगा, अगर सब मिलकर ईसी को नहीं बोलेंगे तब तक वो नहीं डरेगा। बिल्कुल एक कैंपेन छेड़ने की जरूरत है ईसी को जवाबदेह बनाने के लिए। मैं ईसी के खिलाफ बोलने से बचता हूं क्योंकि ईसी आज भी संवैधानिक संस्था है। ईसी को जवाबदेह बनाने के लिए हमें लोकतांत्रिक तरीके से हैशटैग चलाना होगा, प्रदर्शन करना होगा, चिट्ठी लिखनी होगी, जो भी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करना होगा। राघव सांस्कृत्यायन लिख रहे हैं, हो सकता है अरे कंफर्म महाराष्ट्र कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है, ये कह रहे हैं। राहुल लिख रहे हैं, रुद्रा नहीं भाई, जात का वोट भी डिवाइड हुए हैं, हुड्डा को 56% जाट वोट ही मिला है, सो आपकी थ्योरी सही नहीं है, ये बात हो रही है। और कांग्रेस को छोड़िए, अगर आपके पास सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाइए। जो सबूत हमारे पास है वो सबूत बहुत लोगों के पास है, आप भी चाहेंगे तो आप भी वेबसाइट से देख सकते हैं, और सबूत दिए जा रहे हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं जो लोग सबूत दे रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल अलग से हमें याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है, और जो याचिका दायर की जा रही है, जो विरोध जताए जा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के भरोसे था या कि उद्घाटन हो गया है मंदिर का, अब हम जाएंगे, जितने सीट्स आ जाएंगी, मतलब ये प्रतिक्रिया दे रही है विधि जी। सुनीता जी लिख रही हैं कि अशोक वानखेड़ी गोदी मीडिया में होते तो पत्तलकार सोशल मीडिया में पत्रकार हो जाते हैं। इस तरह से हम तो नहीं बोल सकते और न समर्थन कर सकते हैं। प्रेम सर, ईवीएम पर एजम्पशन पे कोर्ट मानेगी कभी? एडीआर या कोई भी पार्टी खोलकर क्यों नहीं बोल पाती है कि ईवीएम हैक और टेम्पर्ड है? ईवीएम हैक हुआ है या टेम्पर हुआ है ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। ईवीएम बदले गए हैं, ये क्वेश्चन है इस बार। आगे प्रतिक्रियाएं बहुत सारी हैं और लगातार राकेश जी भी लिख रहे हैं, विधि जी को नमस्ते कर रहे हैं, सारी बातें भी चल रही हैं। बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं, हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी, कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई है। ये तनावपूर्ण स्थिति, आप जब जब चुनाव आता है, अभी देखिए चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हैं 10 सीटों पर और ये हालात बन गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर थी और वह संवैधानिक है। चलिए आज के इस कम से कम जो आप लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस प्रतिक्रियाओं को अब हम यहाँ रोकते हैं। और एक बार ये कहना फिर से जरूरी है कि चाहे महमूद प्राचा हो, महमूद प्राचा जी पर हमने थोड़ी बात की है। महमूद प्राचा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ईवीएम के तमाम एस्पेक्ट्स पर, जहां कोई लोचा हो सकता है उन्होंने बहुत सबूत जुटाए। महमूद प्राचा जी का यह दर्द हो सकता है कि कांग्रेस जो टेक्निकल कमेटी बनाती है वो गैर कांग्रेसियों को भी क्यों नहीं शामिल करती, आम नागरिकों को भी क्यों नहीं शामिल करती, जो लोग सबूत लेकर बैठे हैं उनको लेकर के क्यों नहीं अपनी कमेटी को बड़ा करती। ये चिंता हो तो सही है, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो स्लीपर सेल के हैं, वो राहुल गांधी को गुमराह कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा मौसमी सिंह बोल रही हैं, जो भाषा आपको वानखेड़े जी बोल रहे हैं। तो प्राचा जी आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। आप अपना फ्रस्ट्रेशन यहां इस तरह से न निकाले। जेन्युइन लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, दिल के सच्चे हैं, बहादुर हैं, सैल्यूट करते हैं हम आपको। लेकिन जो आगे स्टेप लेते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, क्यों हम कोई स्टेप लेते हैं, क्यों हम कोई बात कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। लूज टॉक अगर आप करेंगे महमूद प्राचा जी या दूसरे कोई भी, तो आप कहीं ना कहीं सच्चे संघर्ष को नुकसान पहुंचाएंगे। वो सच्चा संघर्ष आपका भी हो सकता है और कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, सामाजिक संगठन का भी हो सकता है, एडीआर जैसी संस्थानों का भी हो सकता है। जो कोई भी सच्चा संघर्ष कर रहा होगा वो ऐसे लूज टॉक से हतोत्साहित होगा। देश के तमाम दर्शक जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ होगा, उनको भी निराशा हाथ लगती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम आपस में एतबार भी करें, अपने संघर्षों पर भरोसा भी करें और लूज टॉक से बचें। ये हम अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, अपील करते हैं और इस बातचीत का यही मकसद है। कांग्रेस पर बमबारी करके क्या होना है, वो तो हार चुकी है, आगे भी उनको जबरदस्ती हराया जाएगा और पहले भी हराया जाता रहा है। तो करते रहिए कांग्रेस पर बमबारी, जहां पर बमबारी करनी चाहिए वहां तो हिम्मत ही नहीं होती बमबारी करने की। ये बात सोचना और समझना बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर रोकना चाहते हैं और आज 10 बजे का बुलेटिन नहीं करूंगा, आज यहीं पर इस चर्चा को विराम। आप सबसे आग्रह कि अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है प्रणाम इंडिया को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और बने रहिए अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो। और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।